दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पे। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, सबसे पहले सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने समय को टाल दिया, सुनवाई को टाल दिया है। माय लॉर्ड ने मोदी जी का और ज्ञानेश कुमार का, नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार का बेड़ा पार करवा दिया क्या? मैं तो आपको जब कल बात कर रहे थे अपने रीति जी, मैंने तब भी आपको ये बात कही थी कि अब ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, जो खेल था वो हो गया है। और आज सुबह से उसकी जो पटकथा लिखी गई, जिसको आप अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, वो सुबह से ही क्लियर थी। जैसे ही मॉर्निंग में प्रशांत भूषण ने इसको मेंशन किया, वो एडीआर के एडवोकेट है, उन्होंने इसको मेंशन किया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने, तो तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल है, जो देश के सबसे बड़े सरकारी वकील है सरकार के, उन्होंने तुरंत कहा कि साहब मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बिजी हूं और इसको किसी और दिन रख लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि साहब आप अकेले नहीं हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट में 17 लॉ ऑफिसर और हैं, इसको कोई भी और आर्ग्यू कर सकता है। तो अपने तुषार मेहता जी थोड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा कि इतना नीचे मत गिरिए और जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। तो वो बात खत्म हो गई सुबह। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप कोशिश कीजिए, देख लीजिए, हम वेट करते हैं। 2:58 पर दोबारा से प्रशांत भूषण ने फिर मेंशन किया इस केस को कि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज लॉन्ग ओवरड्यू, और कृपया करके इसको देख लीजिए, आप सुन लीजिए। ये जो हम इसमें है, 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो हम बात कह रहे हैं ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर में कवर्ड है। आपको ध्यान होगा ना, जो 2023 मार्च के अंदर जो ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर था, जिसमें क्या था कि सीजीआई उस पैनल में रहेंगे जिसका सिलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर्स और सीईसी का फैसला करेगा, जिसको केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिसंबर में कानून बना करके बदल दिया था। तो आज उन्होंने वो बात मेंशन की दोबारा में कि साहब 1 घंटे का समय चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और आप जल्दी से जल्दी इसको सुनवाई कर लीजिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखते हैं इसको और हम इसके लिए कोई सुटेबल डेट इसकी तलाश करते हैं। तो ये तय मान के चलिए, ये अपनी कल यही बात हुई थी कि अगर आज हियरिंग हो भी जाती तो कोई फैसला तो आ नहीं जाना था, और जो खेला होना था वो हो गया। ज्ञानेश कुमार जी ने तो मॉर्निंग में ही चार्ज ले लिया था, पता ही आपको, यही कल हमने बात की थी। तो बेसिकली एक स्मूथ पास ओवर हो गया है, अब ये मामला लटकता रहेगा। दर्शकों के लाभ के लिए एक बात बता दूं कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में ये कानून पास किया था, ध्यान होगा आपको, और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने जनवरी 2024 में ही, विद इन 1 मंथ, इसको चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं, आज 19 फरवरी है, यानी कि ये केस 13 महीने से ऑलरेडी पेंडिंग है। जबकि हर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और बार बार जो प्रशांत भूषण याद दिला रहे थे हर हियरिंग में कि साहब 18 फरवरी को राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए सीसी की नियुक्ति होनी है, तो कृपया करके आप इसको डिसाइड कर दीजिए। 13 महीने में वो डिसाइड नहीं हो पाया, और आज फिर इस पे तारीख पड़ने के आसार अब तो क्लियर ही हो गए कि नई तारीख मिलेगी, जो भी मिलेगी, और तब तक अपने ज्ञानेश कुमार जी ने टेक ओवर कर लिया, बात ही खत्म हो गई। और सर मामला 13 महीने से ऑलरेडी पेंडिंग मोड पर है, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रशांत भूषण जो है वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो हाथ जोड़ रहे थे कि वक्त दे दीजिए, ज्यादा नहीं 1 घंटा दे दीजिए, उतने में ही काम हो जाएगा। मामला ऑलरेडी पेंडिंग मोड पे है, लेकिन प्लेंटिफ तो कोई मूल्य नहीं है। देखिए, प्लेंटिफ तो हमेशा ही बेचारा कोशिश करता है अपने रिलीफ लेने की, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ये किसी प्रशांत भूषण का, एडीआर का व्यक्तिगत मामला थोड़ी है कि पर्सनल कोई चीज मांग रहे हैं। ये तो सारा मामला देश का है, देश के कानून का है, देश की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने का है, देश के चुनाव आयुक्तों को लेकर के जो भी दिमाग में डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने का है, और एक निष्पक्ष पैनल बनाने का है। उसमें किसी प्रशांत भूषण का, एडीआर का कुछ भी पर्सनल नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक मामला जो था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, और उसको लेकर के वो रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो इसका महत्व समझ रहे थे। लेकिन चूंकि अपने सॉलिसिटर जनरल ने सुबह ही कह दिया था कि इज नॉट अवेलेबल टुडे, तो सुबह से ही लग गया था कि इस मामले पे आज हियरिंग नहीं हो पाएगी। तो यही सब बात है, जो होनी थी वो हुआ। इंटरेस्टिंग चीज एक और हो गई आज, आपको ध्यान में लाऊं, आपको ध्यान में होगा, जो तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है, फायर ब्रांड महुआ मैत्रा ने सरकार को धो डालती है। हाँ, तो उन्होंने आज फिर एक नई पिटीशन फाइल कर दी। उन्होंने इस पिटीशन में, जो पुरानी पिटीशन थी उससे अपने आप को जोड़ते हुए, उन्होंने कहा कि साहब इसमें मेरे भी कुछ सुझाव हैं। और सुझाव क्या है
कि जो ये इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैनल है, जिसमें पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उससे भी आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें उसमें मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि साहब जो ये पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है वो तो गलत है ही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि साहब जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसको तो सेट असाइड कीजिए, पहली मांग तो यही है। वही मांग एडीआर की भी है। और फिर उसने कहा है कि एक ऐसा पैनल बनाइए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। फिर उन्होंने वही मांग की है कि इसके अंदर सीजीआई को लिया जाए, प्राइम मिनिस्टर को लिया जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन को लिया जाए, और उसके बाद दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने एकदम नई चीज सुझाई है। उसके वो जो सिलेक्शन करेंगे उसको पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव कराया जाए। ये उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है कि जो अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा ना कि जो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है वो सीनेट में अप्रूवल के लिए जाती है। उस व्यक्ति को सामने खड़ा होकर के सवाल जवाब होते हैं, उससे सारा देश उसको देखता है। तो महुआ मोइत्रा ने तो एक नई पिटीशन फाइल करके उससे पुरानी पिटीशन से संबद्ध करते हुए खुद को और पूरी बैकग्राउंड दे दी। उन्होंने कहा बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे लोग भूल गए उस बात को, इसलिए दर्शक साथियों के लिए याद दिलाना बहुत जरूरी है। महुआ मोइत्रा ने पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट देते हुए ये कहा कि जब संसद में ये कानून पास किया गया तो लोकसभा के अंदर 141 सांसद 141 एमपीज इस पर अपने विचार नहीं दे पाए और अपोजिशन के 97 एमपी सस्पेंडेड थे लोकसभा में उस समय पे। और इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर भी मोर देन 3 डजन एमपी वर अंडर सस्पेंशन। तो उन्होंने कहा कि ये कानून जो बाकी मेरिट्स है वो तो ही है, उन्होंने ये तथ्य भी नए जोड़े कि किन हालात में जो ये कानून पास किया गया था दिसंबर 2023 में मोदी सरकार द्वारा और उसमें क्या अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। और बिल्कुल नई बात उन्होंने ये कही कि पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से इसको अप्रूव करा करके तब ईसी और सीईसी की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए, ताकि सारे देश के अंदर जो चुनाव आयोग का जो एक निष्पक्षता है, जो उसकी जो कुछ साख थी, उसको कायम किया जा सके। और उन्होंने उसमें तमाम फैक्ट्स जोड़े हैं। उन्होंने एक पोल का सर्वे दिया है 2024 से पहले का, उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जो लोगों के अंदर वो थी निष्पक्षता, वो लगातार लोगों की राय में घटती जा रही है। 51% से घट करके वो 30% 28% पे आ गई है। देश की चुनाव प्रक्रिया में पहले सीएसडीएस ने जो सर्वे किया था वहां पे साफ तौर पर था कि जनता का भरोसा जो है वो डगमगा गया है चुनाव आयोग पर। तो उन्होंने अपनी पिटीशन में वो भी मेंशन किया है कि 51% से लेकर के घट के वो 30% पे आ गई है चुनाव आयोग की निष्पक्षता और साख। तो उसको अगर जनता के मन में बहाल करना है, मान सम्मान को, निष्पक्षता को, तो जो चुनाव आयुक्त थे और जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी नियुक्ति इस तरीके से की जाए कि उस साख को बहाल किया जा सके। तो काफी लंबी चौड़ी डिटेल पिटीशन है, मैंने पढ़ी वो, तो उसमें कुछ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे लगा दर्शकों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। और ये कंसर्न केवल उनका नहीं है, ये पूरे देश का कंसर्न है। कि आप एक चीज देखिए ना, जो अब कानून है उसमें तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो चाहेंगे उसको बनाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन का तो कोई मायने भी नहीं। परसों तो वही हुआ ना, रात को शाम को राहुल गांधी खुद मीटिंग छोड़ करके आ गए थे, क्योंकि उन्होंने जो सुझाव दिया वो तो सरकार मतलब मोदी और शाह ने तो सुना नहीं, और राहुल गांधी बाहर आ गए और उनके सुझाव के बिना ही नाम सामने आ गया गणेश कुमार का। और इस पर सर वो ट्वीट भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था कल, विरोध पत्र उन्होंने जब जारी किया, साथ में उन्होंने जो ट्वीट किया था कि एक तरीके से संविधान के खिलाफ है ये नियुक्ति जो हुई है। उन्होंने क्या लिखा कि अगले चुनाव आयुक्त जो है, अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया में अगर धांधली हुई है तो एक तरीके से ये संविधान के खिलाफ है ना। नहीं, निश्चित तौर पे इसीलिए वो सारी कवायद हो रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एडीआर गई है। और वो सारे का सारा बेसिकली जो चुनाव आयोग की लॉस्ट क्रेडिबिलिटी है उसको रीस्टैब्लिश करने की बात है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया था कि इसमें सीजीआई होंगे, तो प्रधानमंत्री जी को इस पे क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों आपत्ति होनी चाहिए? सीजीआई तो इस देश का सीनियर मोस्ट जुडिशियल, मतलब एक तरीके का वो हायरार्की का टॉप आदमी है, उस पर तो वो किस तरीके का बायस हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई ही इज ऑन दैट चेयर। तो ऐसे निष्पक्ष आदमी को लेने में किस तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात और बताऊं आपको, फैसला भी सुनाया था, कुछ सोच समझ के सीजीआई पद को जो है उस पैनल में रखा गया था कि ना पक्ष ना विपक्ष, एक न्यूट्रल आदमी हो। उसका मतलब ये था, मार्च 2023 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया था उसमें सीजीआई को रखा इसलिए था कि इस पैनल को बैलेंस किया जा सके। सत्ता पक्ष हो गया प्रधानमंत्री जी, विपक्ष हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन,
और सीजीआई हो गया एक न्यूट्रल व्यक्ति। और सीजीआई कोई पहला अवसर नहीं है कि सीजीआई के लिए व्यवस्था की गई थी। अगर आपको सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का ध्यान हो तो उसमें बाकायदा सीजीआई हर बार बैठते हैं। और इस देश के अंदर जिन भी पैनल्स के अंदर सीजीआई है, ये रिकॉर्ड की बात है कि सीजीआई आमतौर पर मैं कह रहा हूं, एक आध कोई वो उस तरह का वो हो सकता है एबरेशन, 95% से ऊपर केसेस में सीजीआई सरकार के साथ ही जाते हैं। सरकार की जो प्रपोजल होती है, अनलेस एंड अनटिल किसी व्यक्ति का ऐसे का नाम आ जाए जिस पर पुराना कोई दाग हो या जिसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो, तो आमतौर पर सीजीआई उन्हीं के साथ जाते हैं, सरकार के साथ। उसके बावजूद भी मोदी सरकार को ये गवारा नहीं हुआ और उन्होंने कानून बना करके सीजीआई को उस पैनल से बाहर कर दिया। तो ये सारी की सारी एक चीज है लोकतांत्रिक सोच और एक है ऑटोक्रेटिक सोच। जब आप सीजीआई को बाहर कर रहे हैं तो इसमें इस सोच के पीछे कुछ बड़ी चीज है कि आप देश के चीफ जस्टिस में भी भरोसा नहीं रखते। चीफ जस्टिस इस देश का एक संवैधानिक पद है और जो सरकार के द्वारा ही निश्चित तौर पे चुना जाता है, इन अमंगस द सीनियर जुडिशरी। तो बेसिकली अगर उनके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में और मन में खोट है इस सारी प्रक्रिया को लेकर के कि वो अपने तरीके से चीजों को करना चाहती है। दैट इज द ऑटोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग इट इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक वे। सर वैसे भी सरकार कहाँ भरोसा करती है? हमने खुद 2 दिन पहले कार्यक्रम किया था कि सीबीआई के डायरेक्टर उस नियुक्ति की पैनल में भी सीजीआई की जरूरत क्या है? राज्यसभा के सभापति और हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब ये कह रहे थे कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन बनेगा, ये इसमें सीजीआई कहां से इस पैनल में शामिल हो सकते हैं? उनकी जरूरत क्या है? क्या करेंगे सीजीआई? ये तो सरकार तो चाहती ही नहीं है ना। अगर जगदीप धनखड़ की चले तो वो देश के फैसले भी खुद ही करने लगे, वो मनुस्मृति लागू करवा दे इस देश में। वो तो रह रह करके ध्यान आकर्षित करते हैं मोदी जी की नजरों में आने के लिए। इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान उनका कोई पहला नहीं है और वो आखिरी भी नहीं है। वो हालांकि खुद वकील रहे वो, लेकिन उनके बयानों के पीछे की जो मंशा होती है ना वो समझी जा सकती है। वो मंशा उसको कोई मेरिट पे नहीं होती, कोई तथ्यों पर नहीं होती, कोई तर्क पर नहीं होती। वो एक विशुद्ध कुतर्क होता है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का किसी की नजरों में नंबर बनाने के लिए। और ये पहला अवसर नहीं है। आपको ध्यान होगा उन्होंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, कि देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट एंड कोर्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। जगदीप धनखड़ साहब क्या कहते हैं कि साहब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सरकार चाहे वो कर सकती है। तो आप समझिए वो क्या करे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उनको तो मोदी जी को सर्वशक्तिमान दिखा करके और अपने नंबर बनाने हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रपति पद पर दांव लग जाए। क्योंकि राज्यपाल जब थे वेस्ट बंगाल में तब आपने उनके कारनामे देखे थे। उपराष्ट्रपति आकर जब आए हैं, राज्यसभा के सभापति हुए, तब उनकी सदन की हैंडलिंग देखी है, किस तरीके से अपने आसन पर बैठ करके वो मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, किस तरीके से उस आसन पर बैठ करके आरएसएस का महिमा मंडन करते हैं, भावुक हो जाते हैं आरएसएस का नाम लेकर के। जो विपक्ष के सांसद हैं उनको किस तरीके से डिमीन करते हैं, हर बात पर डिमोरलाइज करते हैं, और जो सत्ता पक्ष के सांसद बोल रहे होते हैं तो किस तरीके से उनको लॉन्ग रोप दी जाती है कि चलिए शाबाश बोलिए। तो ये सारा का सारा तो लगता है कि विपक्ष के जो सांसद होते हैं वो उनका अपमान करते हैं, मिमिक्री करते हैं, जाटों का अपमान है उनका अपमान, मतलब यही तो वो कहते हैं ना। वो मोदी जी के सामने जो हाथ जोड़ते हैं वो तो उनकी पोलाइटनेस है कि बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवाल उठाता है। उनको बहुत दुख होता है एक इस तरीके से किसान नेता, जाट नेता का अपमान है, जाटों का अपमान है, समाज का अपमान है। अदिति जी, जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हो ना, आप किसी भी जात, धर्म और उस सबसे ऊपर उठ जाते हैं और आप संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं सबके प्रति निरपेक्ष भाव से काम करूंगा। तो जिस दिन आप किसी भी संवैधानिक पद पर, देखिए उपराष्ट्रपति का पद तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में नंबर 2 पर है, राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति आता है और तब प्रधानमंत्री आते हैं, अगर उस हायरार्की में देखेंगे तो उस व्यक्ति का ना कोई जात होती है ना धर्म होती है। और अगर वो व्यक्ति उस पद पर बैठकर इस तरह की बात, जाति की, धर्म की बात करता है, तो ये जो व्यवहार है, दिस कंडक्ट इटसेल्फ इज अनबिकमिंग ऑफ, बेसिकली अगर आप अंग्रेजी में इसको देखें तो बेसिकली जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस पद की गरिमा को बढ़ाएं, उसको इस तरीके से करके कि मेरी मिमिक्री कर दी और कर दी, ये सारी छोटी चीजें हैं। और ये बेसिकली क्या हो ना, उंगली कटा के शहीद होने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, किसी भी तरीके से मोदी जी की नजरों में आ जाए बस एक बार, कि मोदी जी एक बार एक्नॉलेज कर लें कि ही इज डूइंग ओवरबोर्ड, ही इज गोइंग ओवरबोर्ड फॉर हिम। और यही कोशिश लगातार उनकी रहती है, सदन के संचालन में भी, सदन के बाहर भी। और आपने राजस्थान विधानसभा के चुनाव में तो देखा ही होगा, राजस्थान की सरकार को लिख करके देना पड़ा। कैन यू बिलीव इट?
राजस्थान का जब चुनाव का बिल्डअप हो रहा था तो हर चौथे दिन उपराष्ट्रपति जी राजस्थान में घूम रहे थे तमाम जगह पर। तो तब गहलोत थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि साहब ये उपराष्ट्रपति यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको रोकिए जरा वहां से। तो इस पद की गरिमा को वहां तक ले गए धनखड़ साहब, और मोदी जी के सामने उनके दरबार में नंबर पूरे हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली इट्स बेसिकली डिमीनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज सच जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ऐसी चीजें आमतौर पर होती नहीं है। लेकिन आज के दौर में, मोदी जी के दौर में, ये अब नया नॉर्मल है। आगे वो कल क्या और बोल देंगे, केवल हम तो इंतजार ही कर सकते हैं कि वो और कोई ऐसी चीज ना कहें जिससे उस पद की गरिमा को और ज्यादा ठेस लगे। सर, क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, यहाँ जो जजेस बैठते हैं वो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं? अगर ये मामला जस्टिस सूर्यकांत तक पहुंचा है तो शायद ये फैसला आया। अगर कोई वैसे जज के पास पहुंचता तो मामले की जो सुनवाई है वो इस तरीके से पीछे नहीं इसको किया जाता। क्या जजेस बटे हुए हैं और हर एक मामले पर वो वैरी करता है? देखिए आदित्य जी, नैतिकता ये कहती है कि हम जुडिशरी की फंक्शनिंग के अंदर मैं तो कम से कम टिप्पणी ना करूं, क्योंकि मैं किसी स्टेज पर, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहा हूं कहने को। लेकिन जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग है उस पर रह रहकर सवाल लगातार उठते हैं। ये कोई पहला अवसर नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर, तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, उनके पीछे की बैकग्राउंड को, चंद फैसले मैं आपको बताऊंगा। राम मंदिर का जो फैसला था उसको लेकर के चंद्रचूड़ की जिस तरह की बयानबाजी थी, वाज इट रिक्वायर्ड और नॉट, नंबर एक। उसके बाद नोटबंदी के फैसला आने में कितने समय लगा आपने देखा। उसके बाद धारा 370 की वैलिडिटी को लेकर के कितने समय बाद फैसला आया। अब जबकि सारे देश को ये पता था कि 18 फरवरी को राजीव कुमार जी रिटायर होंगे, डेट जिस दिन आप टेक ओवर करते हो उस दिन आपकी रिटायरमेंट की डेट तय होती है। उसके बावजूद भी जनवरी 2024 का ये पिटीशन है जिसकी आज बहस थी, और आज 19 फरवरी 2025 है, और प्रशांत भूषण सरेआम कह रहे हैं कि साहब 1 घंटे का मामला है। तो इसको तो आप केवल इस रूप में दे सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जुडिशरी बटी हुई है। ये प्रायोरिटीज का मसला है कि किस चीज को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या भारत जैसे लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, जो पूरे देश की डेमोक्रेसी का बेड रॉक है, उसका मूल आधार है, उसका स्तंभ है, उसकी वैलिडिटी जो सरकार ने बनाया है कानून, उसकी वैलिडिटी को अगर डिस्कस करने का 13 महीने में सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं मिला, तो इसको तो आप क्या कह सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटीज का ही सवाल हुआ ना जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी में भी आपने देखा, छोड़ दीजिए इस सारी बात को, जो हिडनबर्ग वाले मसले में, जो अडानी वाला मसला था, उसमें देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा। जो पेगासस वाला मसला था उसमें देख लीजिए, एक्सपर्ट कमेटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, सेबी ये कर देगी, जो दूसरा केस था हिडनबर्ग, कहीं कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो माइट है, जो उसकी ताकत है, जो उसको संविधान से मिलती है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आती है जब इस तरह की अनवारंटेड डिलेज होती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रायोरिटीज हो, मैं ये नहीं कहता। और आज उन्होंने वही कहा, प्रशांत भूषण जब कंक्लूड कर रहे थे, दूसरी बार उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा साहब ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, ये इतना आसान नहीं। अब इस बात को लगातार, ये ओवरड्यू है, लंबे समय से पेंडिंग है, सारी बात कही उन्होंने, कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट समय नहीं निकाल पाया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुबह ही लाइन तय कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि आई एम बिजी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। अब जब मैं और आप इस पे बात कर रहे हैं, अभी तक नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो अपने क्या नाम है सूर्यकांत जी ने जो कहा, उसमें उन्होंने 19 तारीख का जिक्र जरूर किया था। अब देखते हैं वो 1 महीने बाद अगले 19 तारीख की बात कर रहे हैं, कौन सी 19 तारीख की बात कर रहे हैं, ये देखा जाना है। लेकिन इतना निश्चित मान के चलिएगा आदित्य जी कि जो ये आज हुआ है, इसके बाद ज्ञानेश कुमार हो या जोशी जी जो नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, वो तो दे आर बोथ प्लेस्ड इन देयर सीट्स कंफर्टेबली। तो अब वो चीज तो भूल जाइए कि इनके आसन पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर आज तो कोई फैसला आता तो फिर भी आप सोच सकते, हालांकि उसके चांसेस मतलब 0.01% हो सकते थे। अब जो वो उम्मीद थी, वो भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सर क्या यही धूमिल वजह हो है, गई। सर क्या यही वजह है कि महज एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए और उसके बाद फिर से कोई नया विवाद खड़ा ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी कोई टिप्पणी ना आ जाए, इस पर कोई दूसरा बहस ना छिड़ जाए, क्या इसीलिए फिर से मामले को टाला गया है? नहीं, ये तो देखिए, इसकी तो पूरी एक, मैंने कहा ना, पटकथा सुबह ही बन गई थी। क्योंकि 15-20 दिन हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नहीं, ठंडे बस्ते में गया समझिए। अब तो देखिए ऐसा एक और चीज है ना, 2028 से पहले अब तो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होना भी नहीं,
समझिए ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने बना दिए, उनकी टर्म 26 जनवरी 2028 तक है, 2029 तक, सॉरी। जो 29 सुखबीर जी हैं, जो नंबर 2 पे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी 28 में रिटायरमेंट है। तो अगले 3 साल तो आप भूल ही जाइए ना कि कोई इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी बनना है। तो अभी तक तो आप कह सकते थे कि ये प्रायोरिटी का मसला था, क्योंकि 18 तारीख को कल राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे। अब तो अगले 3 सवा 3 साल में किसी इलेक्शन कमिश्नर की कोई रिटायरमेंट भी नहीं। तो अब तो आप इसको जितना चाहें उतना खींच सकते हैं। और अब इस फैसले का भी कम से कम तत्काल कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो भी फैसला है, दिस वे और दैट वे, उसका क्या महत्व रह जाएगा बताइए? तीनों चुनाव आयुक्त तो अपनी पद पर काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज थी। ये कल भी मैं आपको यही कह रहा था कि बहुत कम चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस तरीके का इफेक्टिव इंटरवेंशन करेगा, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो पाएगी। ये एकदम नई पटकथा है जो आज आपने देखी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला फिर एक बार टल गया है और माइलॉर्ड ने, यानी सूर्यकांत की, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने फिर से ज्ञानेश कुमार को, जोशी साहब को और मोदी जी को फिर से वो मौका दे दिया कि अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस वीडियो पर, आज के इस खास कार्यक्रम पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।